नमस्कार, दिल्ली की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बॉबी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। केजरीवाल ने लोकतंत्र विरोधी कदम पर की कड़ी निंदा। डिप्टी सीएम ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की उठाई गई मांग। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिया बयान। सीएम के इंटरव्यू का किया गया गलत इस्तेमाल। लोगों के बीच फैलाई जा रही गलतफहमियां। राजधानी में एक बार फिर बढ़ा कोरोना का कहर। दिल्ली में कोरोना रिकवरी रेट हुआ 90%। कोरोना के दैनिक मामलों में आई गिरावट। केंद्रीय मंत्री ने विरोधियों पर साधा निशाना। बटला हाउस मामले में सुनाई गई सजा। आरोपी आरिज खान को सुनाई गई फांसी की सजा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने के संशोधन बिल पर सियासत तेज हो गई है। बता दें कि राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन बिल 2021 को लोकसभा में पेश किया गया। इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी लोकसभा में एक नया बिल लाकर जनता द्वारा चुनी गई सरकार की शक्तियों को कम करना चाहती है। वहीं केजरीवाल सरकार ने बीजेपी के असंवैधानिक लोकतंत्र विरोधी कदम की कड़ी निंदा की है। आपको बता दें कि इस बिल में दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देने का प्रावधान रखा गया है। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बिल को लेकर बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि बीजेपी आज संसद में नया कानून लेकर आई है, जिसके अनुसार दिल्ली में राज्यपाल ही सरकार होंगे। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को अपने हर फाइल उपराज्यपाल के पास भेजनी होगी। बीजेपी वैसे तो चुनाव के पहले घोषणा पत्र में कहती थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे और चुनाव जीतकर दिल्ली में लुटियन गवर्नर की सरकार बैठा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला ने भी इस बिल का विरोध करते हुए कहा है कि चुनी गई सरकार की शक्तियां कम करने की वो निंदा करते हैं और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। सभी चुनी गई सरकार की शक्तियां उनके पास रहनी चाहिए, ना कि उपराज्यपाल के पास होना चाहिए। तो आपको बता दें कि राज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने के संशोधन बिल को लेकर सियासत तेज है, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिप्टी सीएम पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी लोकसभा में एक नया बिल लाकर जनता द्वारा चुनी गई सरकार की शक्तियों को कम करना चाहती है और आम आदमी पार्टी लगातार इस बिल को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा जा रहा है, जबकि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी इस बिल को लेकर के केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि इस बिल को लाकर के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनकी शक्तियों को छीना जाएगा और जो मुख्यमंत्री के पास अधिकार है उसे राज्यपाल को दिया जाएगा। इसको लेकर के सियासत तेज है और लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, साथ ही केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने रविवार को कहा कि सीएम केजरीवाल का कथित तौर पर छेड़छाड़ किया हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर डालने को लेकर बीजेपी के खिलाफ उनकी पार्टी कानूनी कार्रवाई करेगी। बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था और ये दावा किया था कि केजरीवाल ने 3 कृषि कानूनों का समर्थन किया है। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कहा है कि बीजेपी जानती है कि अरविंद केजरीवाल विश्वसनीयता वाले एकमात्र नेता हैं, इसीलिए बीजेपी ने लोगों के बीच गलत धारणा फैलाने के लिए उनके इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर उसका इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की ऐसी तिकड़मबाजी नहीं चलने देगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा पर जमकर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 3 कृषि कानूनों का समर्थन नहीं दिया है और उनके दिए गए इंटरव्यू वीडियो को सोशल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर डाला गया है, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है और
इस कदम के लिए आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार है। वहीं ये जानकारी मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है और कहा है कि बीजेपी चाहती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विश्वसनीय नेता हैं और उनके वीडियो का गलत इस्तेमाल किया है। तो आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने रविवार को कहा है कि सीएम केजरीवाल का कथित तौर पर छेड़छाड़ किया हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर बीजेपी के द्वारा डाला गया है। और ये जानकारी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि सीएम केजरीवाल एक विश्वसनीय नेता है और उन पर जनता को भड़काने के लिए, जनता में अविश्वसनीयता फैलाने के लिए बीजेपी ने यह कदम उठाया है। वहीं सिसोदिया ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर के कहा है कि बीजेपी जानती है कि अरविंद केजरीवाल विश्वसनीयता वाले एकमात्र नेता है, इसलिए बीजेपी ने लोगों के बीच गलत धारणा फैलाने का काम किया है। उन्होंने आगे कहा है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की ऐसी तिकड़मबाजी नहीं चलने देगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी आम आदमी पार्टी कर सकती है। तो आपको बता दें कि कृषि कानूनों के समर्थन को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों का समर्थन केजरीवाल ने नहीं किया है और उनका ये इंटरव्यू जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसको बीजेपी के द्वारा तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सीएम केजरीवाल के खिलाफ जनता को भड़काने की कोशिश बीजेपी कर रही है और ये तिकड़मबाजी आम आदमी पार्टी नहीं चलने देगी और आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। तो ये पूरा मामला आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर के है, जहां पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कृषि कानूनों का समर्थन किया है, जबकि मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि उनके दिए हुए इंटरव्यू वीडियो का तोड़ मरोड़ करके सोशल मीडिया पर डाला गया है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी लोगों के बीच गलत धारणा फैलाने के लिए ऐसा काम किया है और उनकी ये तिकड़मबाजी वो चलने नहीं देंगे और उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। तो ये बयान दिया है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने, जहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि बीजेपी की तिकड़मबाजी वो चलने नहीं देंगे और अरविंद केजरीवाल ने कृषि कानूनों का समर्थन नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल ने जो इंटरव्यू दिया था उनके वीडियो को तोड़ मरोड़ कर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और बीजेपी के इस कदम के लिए आम आदमी पार्टी कार्रवाई कर सकती है, उनके खिलाफ कानूनी एक्शन भी लिया जा सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2008 बटला हाउस और पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या जुड़े कई मामलों में दोषी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने सजा सुनाई है। आपको बता दें कि साकेत कोर्ट ने इसे रेसिस्ट ऑफ रेयर केस माना है। वहीं इस फैसले से आने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर कहा कि बटला हाउस केस में न्यायालय के निर्णय ने आज आतंकवादियों के समर्थकों का पर्दाफाश कर दिया है। कई नेता जो बहादुर पुलिसकर्मियों की सत्य निष्ठा पर सवाल उठा रहे थे, आज उन्हें देश से माफी मांगनी होगी। इसके साथ ही कोर्ट की ओर से आरिज पर 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बताते चले कि कोर्ट ने 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान हुई शर्मा की हत्या और अन्य अपराधियों के लिए आरिज खान को 8 मार्च को दोषी ठहराया था।
साथ ही अदालत ने कहा था कि ये साबित होता है कि आरिज खान और उसके साथियों ने पुलिस अधिकारी पर गोली चलाई और उनकी हत्या की है। वहीं दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस ने विशेष प्रकोष्ठ के निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी शहजाद अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तो आपको बता दें कि 2008 बटला हाउस मामले में मोहन चंद शर्मा की हत्या हुई थी। इससे जुड़े मामले की दोषी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई गई है और इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने ये सजा सुनाई है। साथ ही बताते चले कि साकेत कोर्ट ने इसे अरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है। वहीं इस फैसले के आने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर कहा है कि बटला हाउस केस में न्यायालय के निर्णय ने आज आतंकवादियों के समर्थकों का पर्दाफाश कर दिया है और उन्होंने साथ ही कहा है कि कई नेता ऐसे हैं जो हमारे बहादुर पुलिसकर्मियों की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठा रहे थे। आज उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उस केस से पर्दाफाश हो चुका है और उन्होंने ये बयान दिया है कि आज उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने सच्चे पुलिसकर्मी की सत्य निष्ठा पर सवाल उठाया था। तो आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल कराड़ी पहुंचे और वहां पर जनता को उन्होंने संबोधित किया है। साथ ही उन्होंने वहां पर आधारशिला रखी है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीवर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। साथ ही आपको बता दें कि कराड़ी के लोगों ने विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत दिलाकर अपना वादा पूरा किया था और उन्होंने आज बताया है कि जिस जनता ने अपना वादा पूरा किया है और आज हम उसी जनता के वादे को पूरा करने के लिए किराड़ी पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने सीवर सीज की आधारशिला रखी है। आज इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों, वो लेटर ले लो बच्ची, वो लेटर दे रही है, वो लेटर लेके मेरे को दे दो कोई। यहां पे आज आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, चुनाव के पहले मैं आया था आपके यहां, गली गली में घूमा था। आप लोग मेरे से नाराज थे। कई सारी सड़कें टूटी हुई थी, नालों में पानी बह रहा था, पानी की निकासी की समस्या, सीवर की समस्या, कई गलियां पूरी गंदगी से भरी हुई थी। कई बहनें माताएं मेरे को अपनी अपनी गलियों में लेके गई, बोली देखो केजरीवाल जी कैसे नरक में रह रहे हैं हम लोग। आप लोगों की नाराजगी बिल्कुल जायज थी। मैंने हाथ जोड़ के आपसे एक ही बात कही थी। मैंने कहा जी 5 साल पूरी दिल्ली में कई काम कराए, ये काम रह गया हमसे, लेकिन इस बार वोट देके जिता दो। मैं आपको वादा करता हूं
पूरी आपकी विधानसभा में, किराड़ी विधानसभा में जितना सीवर का काम, सड़कों का काम रह गया, सारा काम करा दूंगा। मैं आपको वादा करके गया था। मुझे बड़ी खुशी है, जितने लोग थे सबने मेरे को उस टाइम वादा किया था। बोले केजरीवाल जी, आपकी जुबान पे भरोसा है, आप जो कहते हो करते हो, हम आपको वोट देके जिताएंगे, लेकिन जीतने के बाद हमारी सड़कें और सीवर बनवा देना। आपने अपना वादा पूरा करा, आपने जम के वोट दिया, किराड़ी विधानसभा से हमारे को जिताया। आज मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आया हूं, आप लोगों के बीच में अपना वादा पूरा करने के लिए आया हूं। मैंने वादा किया था कि आप हमको वोट दे दोगे, हम आपके सीवर और सड़कें बनवा देंगे। दोस्तों, पिछला एक साल आप लोगों को पता है कितना मुश्किल निकला था। पिछला एक साल कोरोना की वजह से सरकार में टैक्स आना बंद हो गया। पिछले एक साल बड़ी मुश्किल से गुजारे हमने सरकार के अंदर, बहुत मुश्किल से। सरकार में तनख्वाह देने के भी लाले पड़ गए थे एक बारी। एक तरफ तो टैक्स आना बंद हो गया क्योंकि लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, सरकार का टैक्स कहां से आएगा। और दूसरी तरफ सरकार का खर्चा भी बहुत बढ़ गया। कोरोना की वजह से लोगों का इलाज कराने का खर्चा, जब लॉकडाउन लगा था हमने जगह जगह 1 करोड़ लोगों को राशन बांटा था, जगह जगह लोगों के लिए खाने का इंतजाम करा था। जितने हमारे ऑटो वाले भाई हैं उनको 5-5 हजार रुपए महीना दिया था। काफी लोगों के लिए काम, तो खर्चे बढ़ गए थे सरकार के, आमदनी खत्म हो गई। ऐसे में मैंने जब अपने अफसरों को कहा, मैंने कहा भाई किराड़ी वालों का ये सीवर का काम कराना है, तो अफसर बोले जी पैसा नहीं है, ये सीवर का आपका जो काम हो रहा है ये बहुत बड़ा काम है, 500 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है जी इसके ऊपर, 500 करोड़ रुपए का। $500 करोड़ का खर्चा है। मैंने अपने अफसरों को कहा, मैंने कहा भाई ये तैयारी करो, ये सीवर बनाना है। तो बोले जी पैसे नहीं है। मैंने कहा जो मर्जी करो, चाहे कहीं से लाओ पैसे, चाहे कहीं से पैसे काटो, जो मर्जी करो, मैं वादा करके आया हूं, नहीं तो किराड़ी में मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार के स्वच्छ दिल्ली अभियान का 6वां सप्ताह शुरू हो गया है और इस अभियान में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार लगातार प्रयासरत है कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाया जाए, जिसको लेकर के स्वच्छ दिल्ली अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान का 6वां सप्ताह भी शुरू हो चुका है, जहां पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य स्वच्छ दिल्ली अभियान से मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया और अधिक बढ़ाना है। कैलाश गहलोत ने आगे कहा कि हम कॉरपोरेट से आग्रह करते हैं कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दें और लोगों में इसको लेकर के जागरूकता पैदा करें। साथ ही कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली को आर्थिक हब के रूप में जाना जाता है। यहां के कॉरपोरेट अपने संसाधनों के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर उनका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और राजधानी दिल्ली में ऐसे भी लोग हैं जो वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहे थे और उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है। बता दें कि रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे थे जो लोग दिल्ली में, और ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से वैक्सीन के लिए जगह जगह पर कैंप लगाए जा रहे हैं और इन कैंपों में 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से कैंप के जरिए 60 साल से ज्यादा के लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ अस्पताल में भी मरीज बढ़ रहे हैं। इनमें से अधिकतर मरीज आईसीयू और वेंटिलेटर पर भर्ती हैं। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि बीते कुछ दिनों में भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या बढ़ रही है। इनमें अधिकतर पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले साल दिसंबर तक अस्पतालों में 3000 मरीज भर्ती थे। वहीं जिनकी संख्या करीब 1.5 महीने तक कम होते हुए 20 फरवरी को 407 रह गई थी, लेकिन अब अस्पतालों में रोगी दोबारा से बढ़ने लगे हैं। बीते 3 सप्ताह में 175 नए मरीजों की भर्ती हुई है। इस समय रोजाना आ रहे मरीजों में से अधिकतर का इलाज होम आइसोलेशन में ही किया जा रहा है। लोग कोरोना को गंभीरता से लें और इस महामारी से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करें, ये कहा गया है स्वास्थ्य विभाग की ओर से। साथ ही आपको बताते चले कि सोमवार को 4 दिन बाद कोरोना में दैनिक मामलों में गिरावट आई है। और दिल्ली के इंटेलिजेंस स्पेशल सेल की टीम ने काला जठेरी गैंग के एक बदमाश और उसके साथियों को जयपुर से गिरफ्तार किया है। जहां बदमाश की पहचान प्रियव्रत के रूप में हुई है, वहीं बदमाश प्रियव्रत 15 मामलों में आरोपी है, जिसमें 6 हत्या और 9 हत्या के प्रयास के केस भी दर्ज है उसके ऊपर। साथ ही उसका साथी रोहित लूट और अन्य अपराध की वारदातों में संलिप्त रहा है। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक प्रियव्रत उर्फ काला दिल्ली के बवाना का रहने वाला है और उसका साथी रोहित भी बवाना का ही रहने वाला है। बताते चले कि प्रियव्रत बवाना का वांछित अपराधी है, जो पुलिस से वांछित चल रहा था और अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।